ले रहा हूं, तो हो सकता है इंटरनेट वगैरह का प्रॉब्लम हो, तो थोड़ा सा बर्दाश्त कर लेना, ठीक ना। तो चलिए चलते हैं हम लोग इधर की दुनिया में। पहला लाइन जो कल हम लोग कितना नंबर तक पढ़े थे, एक बार नंबर कमेंट कीजिएगा। कल हम लोग कितना नंबर तक पढ़े थे दोस्त मेरे? एकदम शानदार खुआ में आपका स्वागत करते हैं, रसमलाई में आपका स्वागत करते हैं, एनसीईआरटी की रसमलाई में आपका स्वागत करते हैं। जल्दी से बता दीजिए कितने नंबर तक कल हम लोग पढ़े थे। व्हाट इज द नंबर? जल्दी से बता दीजिए। हमको लगता है कि कल हम लोग जो है यहां तक पढ़े थे, पेट्रोलियम का निर्माण उस जीव से हुआ जिसका निवास स्थान समुद्र था। वह ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ कर देता है कहलाता है जलन ताप। और यहां पर हमने ऊष्मीयमान की बात की थी, और फिर हमने यहां पर बात किया था कि प्रति ग्राम ईंधन के दहन से जो ऊष्मा प्राप्त होता है उसे ऊष्मीयमान कहते हैं। और ऊष्मीयमान का एसआई मात्रक जो है, इसका एसआई मात्रक जो है ऊष्मीयमान का, इसका जो एसआई मात्रक है वो है किलो जूल पर केजी, किलो जूल पर केजी। इसका ऊष्मीयमान का जो एसआई मात्रक होता है वो किलो जूल पर केजी होता है। कल ही बताए थे हम सबसे अधिक ऊष्मीयमान हाइड्रोजन का होता है। हाइड्रोजन का होता है कितना? 150 किलो जूल पर ग्राम। सबसे अधिक ऊष्मीयमान होता है हाइड्रोजन का, कितना होता है? 150 किलो जूल पर ग्राम। कहते हैं एसआई मात्रक किलो जूल पर केजी। सबसे अधिक ऊष्मीयमान किसका होता है दोस्त मेरे? हाइड्रोजन का, 150 किलो जूल पर ग्राम। 150 किलो जूल पर ग्राम। उसको बंद कर दो पंखा को, आवाज जा रहा होगा। कहते हैं सब, अरे बाप रे, इसको बंद किया रे, किसी को बंधन किया है? छोड़ दो, कुछ मत करो तुम। जो चार्जिंग ले रहा है ना इन्वर्टर, चला घर पे नया सेटअप पे मामला गड़बड़ा न जाए। जल्दी बताओ, मोबाइल से चला के देखो, सब कुछ ठीक चल रहा है। प्रति ग्राम ईंधन के दहन के लिए जो ऊष्मा प्राप्त होता है उसे ईंधन का ऊष्मीयमान कहते हैं। इसका एसआई मात्रक किलो जूल पर केजी है। सबसे अधिक ऊष्मीयमान 150 किलो जूल पर ग्राम है। सबसे अधिक ऊष्मीयमान, एकदम गुरुजी चरण पर से नमस्कार है चिला जी। अब देखो ऊष्मीयमान जो होता है दोस्त मेरे, सबसे ज्यादा गैस का, उससे कम द्रव का, सबसे कम ठोस का होता है। और ज्वलन ताप भी सबसे कम गैस का होता है, उससे ज्यादा द्रव का। सब देखो ऊष्मीयमान सबसे ज्यादा गैस का होगा, क्योंकि जलकर ऊष्मा सबसे ज्यादा कौन देगा? गैस देगा। और उससे कम द्रव सबसे कम ठोस देगा। लेकिन जलाने के लिए जो ऊष्मा चाहिए वो सबसे ज्यादा ठोस को चाहिए, इसलिए ज्वलन ताप सबसे अधिक ठोस का, उससे कम द्रव का। गैस में तो भक से आग पकड़ लेगा, इसलिए गैस का ज्वलन ताप सबसे कम। लेकिन गैस का ऊष्मीयमान सबसे अधिक, जलेगा जल्दी, ऊष्मा देगा ज्यादा। दो बातें हैं चला, जलेगा जल्दी, ऊष्मा देगा ज्यादा। एक बात बताओ, किस ये जो आग लगता है, आग के ज्वाला का ऊष्मा सबसे अधिक किस रंग का होता है? किस रंग का होता है? किस रंग का होता है? ये क्वेश्चन पूछता है। सबसे अधिक किस रंग का होता है? पहला ऑप्शन है आपका नीला, पहला ऑप्शन है नीला, दूसरा ऑप्शन है पीला, दूसरा ऑप्शन है पीला, और तीसरा ऑप्शन है लाल। बताओ किस रंग का होता है? बताओ किस रंग का होता है? कहता है आग के ज्वाला का ऊष्मा सबसे अधिक किस रंग का होता है? नीला, पीला या लाल? व्हाट इज द आंसर? नीला, पीला या लाल? व्हाट इज द आंसर? सर आपका कोई, अरे दोस्त 6:30 मेरा टाइम है। कहते हैं आपका टाइम क्या है? मेरा टाइम 6:30। जो रेगुलर फॉलो करते हैं उनको पता है। बताओ जल्दी से, सबसे अधिक ज्वाला ऊष्मा सबसे अधिक किस रंग का होता है? नीला का कि लाल का कि पीला? कभी गैस भरवा के लाए हो? गैस भरवा के लाया होगा तो उसमें आग लगाया होगा। आग जब नवका नवका गैस रहता है तो नीला नीला जलता है, खूब हीट देता है, और धीरे धीरे पीला पीला हो जाता है। तो कहते हैं भैया गैस सिलेंडरवा जो है एकदम खराब लौ दे रहा है, खाना जल्दी पकिए नहीं रहा है, कालिक वालिक भी लगने लगता है। तो नया नया गैस लाते हैं तो उसमें कौन रंग देता है? बताओ जल्दी से, व्हाट इज द आंसर? आग के ज्वाला की ऊष्मा सबसे अधिक किस रंग की होती है? नीले रंग की होती है। आग की जो ज्वाला होती है सबसे अधिक किस रंग की होती है दोस्त मेरे? नीले रंग की होती है। सबसे अधिक किस रंग की होती है दोस्त मेरे? नीले रंग की होती है। इज द राइट आंसर। अगला,
मैग्नीशियम का रिबन, हाँ देखो क्वेश्चन पूछेगा मैग्नीशियम रिएक्शन क्या होता है दोस्त मेरे। मैग्नीशियम की अगर हम बात करें, मैग्नीशियम की अगर हम बात करें तो ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा और ये दे देगा आपको MgO। देखो MgO, गौर फरमाना, मैग्नीशियम जो है ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा और ये दे देगा MgO, प्लस ऊष्मा प्लस प्रकाश। क्वेश्चन पूछता है बताइए मैग्नीशियम रिबन जो है, मैग्नीशियम का रिबन जो है वायु में जलकर उत्पन्न करता है क्या? तो MgO प्लस ऊष्मा प्लस प्रकाश। मैग्नीशियम का जो रिबन है, मैग्नीशियम का जो रिबन है वो वायु में जलकर क्या देता है? MgO प्लस ऊष्मा प्लस प्रकाश देता है। एक चीज और ध्यान रखिएगा जो यहां पूछा जाता है वो है MgOH हॉल 2 का। MgOH, जितना आप लोग डाइजीन एसिलॉक ये सब खाते हैं ना, ये सब जो है एंटा एसिड है। इस सब जो है ये एंटा एसिड है, सब एंटा एसिड है। एंटा एसिड है मतलब ये क्या है? क्षार है। ये ध्यान रखिएगा, ये जितना MgOH हॉल 2 है ये एंटा एसिड है, ये क्षार है। इसी को हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से जानते हैं। इसी को हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से जानते हैं। इसी को हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से जानते हैं। इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से जानते हैं। किसको? MgOH हॉल 2 को। ये एंटा एसिड है, उसको हम लोग क्षार कहते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछता है, एंटी इलेक्ट्रॉन कौन है? एंटी इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें, एंटी इलेक्ट्रॉन कौन है? एक ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन, दूसरा ऑप्शन है प्रोटॉन और तीसरा ऑप्शन है पॉजिट्रॉन। ई प्लस को पढ़ते हैं पॉजिट्रॉन। बताओ एंटी इलेक्ट्रॉन कौन है? इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की, पॉजिट्रॉन। MgOH हॉल 2 एंटा एसिड है, क्षार के। इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से भी जानते हैं। इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से भी जानते हैं। एंटी इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन E माइनस E प्लस और P है। अब बता दो जल्दी से व्हाट इज द आंसर? गुरु माता का भी एक बार दर्शन करवा दीजिए। आए हाय हाय हाय, हो चिट्टा सब पढ़ाई करो न रे, दुष्ट दानव सब। एंटी इलेक्ट्रॉन कौन है जल्दी बताइए? इसको E प्लस कहते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं पॉजिट्रॉन। इसको हम लोग E प्लस को हम लोग कहते हैं दोस्त मेरे पॉजिट्रॉन। E प्लस को हम लोग क्या कहते हैं? पॉजिट्रॉन। MgOH हॉल 2 क्या है? एंटा एसिड है, क्षार है। इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से जाना जाता है। एंटी इलेक्ट्रॉन कौन है? पॉजिट्रॉन, दैट इज E प्लस। MgO2 से भी क्रिया करेगा, MgO प्लस ऊष्मा प्लस प्रकाश देगा। जल्दी लिख, हाय 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 हाय, जल्दी लिख रे जान हमर, परनिया हमर। अगला मामला क्या है? सबसे अच्छा ईंधन। ओए होए होए, देखो अभी यहां तो फिर बहुत बात हो जाएगा। देखो एक मुख्य घटक वाला क्वेश्चन पूछता है, एकदम एकरा जान लो, प्राण में एकदम बसा लो एकरा। मुख्य घटक LPG। LPG का मुख्य घटक है ब्यूटेन। LPG का मुख्य घटक कौन है? ब्यूटेन। और CNG और बायोगैस का मुख्य घटक कौन है? CNG और बायोगैस का मुख्य घटक कौन है? मीथेन। CNG और बायोगैस का मुख्य घटक कौन है दोस्त मेरे? मीथेन। एकदम एकरा गर्दन में बसा लो दोस्त मेरे, ये पूछबे करेगा रे भैया। मुख्य घटक LPG का मुख्य घटक ब्यूटेन, CNG और बायोगैस का मुख्य घटक कौन है? मीथेन। और दूसरा स्वच्छ ईंधन, सबसे स्वच्छ ईंधन हाइड्रोजन की अगर बात करोगे, हाइड्रोजन सबसे अधिक ऊष्मीयमान, अभी तुरंत पढ़ाए थे। सबसे अधिक ऊष्मीयमान अभी तुरंत पढ़ाए थे। सबसे अधिक ऊष्मीयमान, सबसे कम प्रदूषण, सबसे कम प्रदूषण फैलाता है। सबसे कम प्रदूषण फैलाता है कौन? हाइड्रोजन। सबसे कम प्रदूषण फैलाता है कौन दोस्त मेरे? हाइड्रोजन। एकदम हाइड्रोजन स्टेशन भविष्य में आपका खुलने वाला है। जैसे अभी CNG स्टेशन है ना दोस्त, वैसे ही जैसे पेट्रोल पंप है वैसे ही अब CNG स्टेशन खुल जाएगा। अब वैसे ही चार्जिंग स्टेशन खुल जाएगा, वैसे ही जिससे बिजली से लगे चलने वाली गाड़ियां चलेंगी, अब वैसे ही हाइड्रोजन स्टेशन खुल जाएगा, जो विदेशों में खुल भी रहा है, धीरे धीरे इस पर काम भी चल रहा है। तो कहते हैं सबसे कम प्रदूषण कौन फैलाता है? हाइड्रोजन। और सबसे अधिक ऊष्मीयमान किसका होता है? हाइड्रोजन का। अच्छा एक बात बताओ, हम हमेशा बताते हैं बच्चों को कि प्रयोग में
नेट चला गया क्या? नहीं ले रहा। बैटरी चला गया इसका, बैटरी भी चला गया। नेट में देखो तुम्हारी लाइन है। हेलो हेलो हेलो। हेलो हेलो हेलो। देखो चला भी ठीक है। हेलो हेलो। हेलो हेलो। कनेक्ट हुआ रे? हेलो 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 हेलो। देखो बाहर में चल के ठीक चल रहा है कि नहीं। हेलो। अब देखिए चला जी, अगर आपको मेरी आवाज जा रही है तो जल्दी से एक बार एक टाइप करिए, टाइप 1 इफ चल रहा है। हेलो। तो जल्दी से एक बार एक टाइप करिए। कहते हैं प्रयोग में सबसे कम प्रदूषण कौन फैलाता है, जल्दी बता। यहां चला, अभी घर पे नया नया नेट लगा है, हम अभी गांव आए हुए हैं, गांव में ही बोर्ड वोर्ड लगाए हैं कि आज का क्लास हो सके। बताओ जल्दी से, व्हाट इज द आंसर। कहते हैं प्रयोग में सबसे कम प्रदूषण कौन फैलाता है, प्रयोग में सबसे कम प्रदूषण कौन फैलाता है। प्रयोग में सबसे कम प्रदूषण फैलाता है दोस्त मेरे सीएनजी। प्रयोग में अगर हम बात करें सबसे कम प्रदूषण कौन फैलाता है, दैट इज सीएनजी। प्रयोग में सबसे कम प्रदूषण कौन फैलाता है, सीएनजी। एलपीजी का मुख्य घटक ब्यूटेन है, सीएनजी का मुख्य और बायोगैस का मुख्य घटक कौन है, मीथेन है। सबसे अधिक ऊष्मीय मान किसका होता है, हाइड्रोजन का। सबसे कम प्रदूषण कौन फैलाता है, सबसे कम प्रदूषण हाइड्रोजन। लेकिन प्रयोग में सबसे कम प्रदूषण पूछ लेगा तो सीएनजी हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, प्रयोग में सबसे कम प्रदूषण अगर पूछ देगा तो सीएनजी। सर बीपीएससी टीआरई 1 में मैथ का एक क्वेश्चन पे कोर्ट केस करना है, प्लीज बताइए। अच्छा चिला जी, तो अभी अब फिर ये अलग से आप आके मिल लीजिए हमसे। एक वो चीज और ध्यान रखना कि कभी कोई क्वेश्चन पूछता है भाप अंगार गैस, कभी कोई क्वेश्चन पूछता है भाप अंगार गैस।
भाप अंगार गैस, ये कभी कभी पूछता है वायु अंगार गैस, वायु अंगार गैस। तो भाप अंगार गैस को हम लोग जल गैस कहते हैं, भाप अंगार गैस को हम लोग जल गैस कहते हैं। और वायु अंगार गैस को जो है, वायु अंगार गैस की अगर हम बात करें तो इसको हम लोग प्रोड्यूसर गैस कहते हैं। चला जी, अगर नेट वेट का थोड़ा सा दिक्कत हो तो थोड़ा मैनेज करना। ई बताओ जल्दी, सीओ दोनों में कॉमन है, बढ़िया से देख लो। भाप अंगार गैस और वायु अंगार गैस की अगर हम बात करें, भाप अंगार गैस और वायु अंगार गैस की अगर हम बात करें तो दोनों में सीओ कॉमन है। भाप अंगार गैस को ही जल गैस कहते हैं, वायु अंगार गैस को ही प्रोड्यूसर गैस कहते हैं। तो भाप और जल एक के जैसा है, इसलिए भाप अंगार गैस को जल गैस कहते हैं। एक चीज बताओ कि जल में यहां वायु है, तो वायु में सबसे अधिक नाइट्रोजन होता है, इसलिए CO+N2 हो जाएगा। और जल में हाइड्रोजन होता है, इसलिए CO+H2 हो जाएगा। जल्दी से बता दो व्हाट इज द आंसर, जल्दी लीक। हाँ एकदम सही है। भाप अंगार गैस, भाप अंगार गैस CO+H2 और वायु अंगार गैस CO+N2। याद ना रहे तो इसे याद रखिएगा, वायु में सबसे अधिक नाइट्रोजन होता है तो यहां नाइट्रोजन हो जाएगा, और भाप यानी जल में हाइड्रोजन होता है, चूंकि H2O से बना होता है तो वहां हाइड्रोजन हो जाएगा। आंसर 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 आंसर। अगला सबसे अच्छा ईंधन कौन है दोस्त मेरे? हाइड्रोजन। सबसे अच्छा ईंधन कौन है? हाइड्रोजन। अगला कहता है उपजाऊ जमीन में, सब चलाई एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, A to Z एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। कहता है उपजाऊ जमीन का मरुस्थल में बदलना कहलाता है मरुस्थलीय। उपजाऊ जमीन का मरुस्थल में बदलना क्या कहलाता है? मरुस्थलीय या मरुस्थलीकरण कहलाता है। ये कुछ खास नहीं है लेकिन एनसीईआरटी में दिया हुआ है। कहता है जब जैव विविधता और उस क्षेत्र की संस्कृति दोनों के संरक्षण कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? जैव मंडल। ध्यान से देखना, जब जैव विविधता और उस क्षेत्र की संस्कृति दोनों के संरक्षण क्या कहलाते हैं? इसको हम लोग जैव मंडल के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्त मेरे? जैव मंडल के बारे में जैव मंडल के नाम से जानते हैं। कहता है जब जैव विविधता उस क्षेत्र की संस्कृति दोनों के संरक्षण कहलाते हैं जैव मंडल, बायोस्फीयर कहलाते हैं। रेड डेटा बुक में बताओ, ई चलाई क्वेश्चन पूछता है रेड डेटा बुक में क्या है? रेड डेटा बुक क्या है? रेड डेटा मतलब चला जो अब विलुप्ति के कगार पर है या विलुप्त हो गए, ये रेड डेटा बुक है। जो इसमें उस चीज का डेटा रखा जाता है जो विलुप्ति के कगार पर है या विलुप्त हो गए हैं। जो विलुप्ति के कगार पर हैं या विलुप्त हो गए हैं, दोनों बातें हैं, जो विलुप्ति के कगार पर हैं या विलुप्त हो गए हैं। तो अब बताइए जल्दी से क्या हो जाएगा आंसर? कहता है रेड डेटा बुक में किसका रिकॉर्ड रखा गया? तो लड़का मारता है खाली प्राणी का, जो लुप्त होने वाले, लुप्त प्राय प्राणी का, जो कि एकदम गलत है। लुप्त प्राय प्राणी का नहीं, प्राणी का भी और लुप्त प्राय पादप का भी। रेड डेटा बुक वह बुक है, चला एनसीईआरटी में क्लियर क्वेश्चन दिया हुआ है। रेड डेटा बुक वह बुक है जिसमें लुप्त प्राय, जो वैसे प्राणी जो विलुप्त होने वाले हैं, जो अब नहीं रहेंगे, लुप्त प्राय प्राणी और लुप्त प्राय पादप, दोनों का डेटा रखा गया है। किसमें? रेड डेटा बुक में। रेड डेटा बुक में जो रखा गया है वो किसका किसका रिकॉर्ड? लुप्त प्राय पादप और प्राणी दोनों का, लुप्त प्राय पादप का भी और लुप्त प्राय प्राणी का भी रखा गया है। अब देखो, कोशिका के विभिन्न घटकों के लिए शब्द है कोशिका अंगक। कोशिका के विभिन्न घटकों के लिए जो शब्द है उसको हम लोग कहते हैं कोशिका अंगक। अच्छा बताओ तो केंद्रक कहां नहीं होता है? केंद्रक जल्दी से बता दो आप लोग आंसर। केंद्रक नहीं होता, केंद्रक नहीं होता है, जल्दी बताओ कहां नहीं होता है? एक ऑप्शन है तुम्हारा आरबीसी, एक ऑप्शन है तुम्हारा आरबीसी, हम कितना बार एनसीईआरटी में पढ़ा चुके हैं। डब्ल्यूबीसी, तीसरा ऑप्शन है आपका प्लेटलेट। बताओ केंद्रक कहां नहीं होता है? केंद्रक कहां नहीं होता है? जल्दी बताओ व्हाट इज द आंसर। कोशिका के विभिन्न घटकों के लिए शब्द है, ये तो हो जाएगा कोशिका अंगक। कोशिका के विभिन्न घटक के लिए जो शब्द है वो है कोशिका अंगक। ये सब क्वेश्चन चला, वो प्रश्न है जो आपका मेरिट बना देगा। बल का, संयमक, न्यूटन, विद्युत धारा का, एम्पियर, सब बनाएगा दोस्त मेरे। अगला 6 महीना तो रही डायमंड ईयर है, या तो पढ़ लो और 6 महीना के बाद चला नौकरी नहीं होगा तो फिर अगला 2 साल तक नहीं होगा, ये बात तुम जान लो। अगला बताओ आंसर क्या होगा? व्हाट इज द आंसर? व्हाट इज द आंसर? केंद्रक कहां नहीं होता है? आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है। कहां नहीं होता है दोस्त मेरे? आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है। कहां नहीं होता है? आरबीसी में। प्लेटलेट का काम है रखता है, प्लेटलेट और प्लाज्मा
दोनों अलग अलग मामला है, गौर फरमाइएगा। अगर हम प्लाज्मा की बात करें तो ये अपशिष्ट का वहन करता है। प्लाज्मा का काम है अपशिष्ट का वहन करना। प्लाज्मा का काम है अपशिष्ट का वहन करना। प्लाज्मा का काम क्या है दोस्त मेरे? अपशिष्ट का वहन करना। प्लेटलेट का काम है, प्लेटलेट शरीर के बाहर रक्त का थक्का बनाना के अंदर। प्लेटलेट की अगर हम बात करें तो इसका काम है रक्त का थक्का बनाना। प्लेटलेट का काम है रक्त का थक्का बनाना, रक्त का थक्का बनाना। बताओ तो शरीर के बाहर के अंदर रक्त का थक्का बनाना एक ऑप्शन है बाहर, एक ऑप्शन है बाहर और दूसरा ऑप्शन है अंदर। बताओ कहां होगा? रक्त का थक्का बनाना बाहर के अंदर। व्हाट इज द आंसर? रक्त का थक्का, प्लेटलेट रक्त का थक्का बनाता है लेकिन कहां? बाहर के अंदर। जल्दी बता। रू 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 रू, जल्दी बता। बाहर के अंदर, जल्दी बता दोस्त मेरे। देखो चला है क्या ना, ये आपका यूनिवर्सिटी का एग्जाम नहीं है कि 5 को में 4 को लिखेंगे तो सेकंड डिवीजन और 5 को में 5 को लिखेंगे तो फर्स्ट डिवीजन। ये चला वो जगह है जहां 1 नंबर से 2 लाख बच्चा पीछे रहता है। 1 नंबर से अब वैकेंसी आता है 5 साल पर। तो यहाँ एक क्वेश्चन का कितना इंपॉर्टेंट है ये आप सोच भी नहीं सकते। और दोस्त मेरे, हम लोग से बकवासगिरी नहीं होगा। हमारा काम पढ़ाना है, हम सिर्फ पढ़ाएंगे और आप भी सिर्फ उसी पर ध्यान दीजिए। कहते हैं प्लेटलेट कहां रक्त का थक्का बनाता है? बाहर के अंदर। शरीर के बाहर रक्त का थक्का बनाता है, रक्त आने पर के अंदर। भाई अंदर में बना देगा तो रक्त के में तो प्लेटलेट हुए करता है, सब रक्त का थक्का बना देगा। जब रक्त आपका शरीर के बाहर आएगा तब रक्त का थक्का बनाने में प्लेटलेट काम करता है। विटामिन में कहेगा तो विटामिन के, विटामिन में कहेगा तो विटामिन के, तत्व में कहेगा तो कैल्शियम। अगला, कोशिका के भीतर पाए जाने वाले जेली जैसे पदार्थ को कोशिका द्रव कहते हैं। कोशिका द्रव्य कहते हैं। कोशिका के भीतर पाए जाने वाले जेली जैसे पदार्थ को क्या कहते हैं दोस्त मेरे? कोशिका द्रव्य कहते हैं। कोशिका के भीतर पाए जाने वाले जेली जैसे पदार्थ को कोशिका द्रव्य कहते हैं। लक्षणों के वंशानुगति के लिए जिम्मेवार होता है कौन? देखो, एगो दिया है गुणसूत्र, एगो दिया है जीएनए। एगो बात बताइए, अनुवांशिकता के लिए कौन जिम्मेवार है? देखिए, ये क्वेश्चन जब आएगा अनुवांशिकता के लिए जिम्मेवार, अनुवांशिकता के लिए जिम्मेवार कौन है? अनुवांशिकता के लिए जिम्मेवार कौन है? एक ऑप्शन तुम्हारा जीन दे देगा, दूसरा ऑप्शन दे देगा डीएनए, दूसरा ऑप्शन दे देगा डीएनए, तीसरा एक से अधिक दे देगा, इनमें से कोई नहीं। तो अगर एक से अधिक देगा तब तो एक से अधिक हो जाएगा, लेकिन कोई एक चुनना होगा तब क्या चुनेंगे बताइए? एक से अधिक दे देगा दोनों जिम्मेवार है, कोई एक दे देगा तो क्या चुनिएगा? जल्दी बताइए। लल्ला लल्ला, जल्दी बताओ। अनुवांशिकता के लिए कौन जिम्मेवार है? अनुवांशिकता के लिए जिम्मेवार कौन है? जीन की डीएनए। व्हाट इज द आंसर? बता, पहला आंसर क्या होगा? व्हाट इज द आंसर? क्या मार रहा है बच्चा लोग? जीन इज द राइट आंसर है। सेकेंड आंसर होगा डीएनए। और अगर एक से अधिक ऑप्शन में दे दिया तो एक से अधिक होगा। जीन और डीएनए दोनों 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 अनुवांशिकता के लिए जिम्मेवार जो है वो जीन भी है और डीएनए भी है। लेकिन अगर कोई एक ऑप्शन चुनना होगा, कहीं पर भी मिल जाए, तो जीन इज द राइट आंसर। कोशिका के आकार को व्यक्त किया जाता है माइक्रोमीटर में। आइए ध्यान रखिएगा दोस्त मेरे, 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 6 मीटर इज इक्वल टू 0.001 mm इज इक्वल टू 0.001 mm। उसके बाद जो आपको पूछेगा वो एक एंगस्ट्रॉम पूछेगा, जो 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर होता है। और ये किसकी त्रिज्या है? बड़ा का छोटा, ये परमाणु की त्रिज्या है, ये परमाणु की त्रिज्या है। और एक पूछेगा एक फर्मी या फेम्टो, ये नाभिक की त्रिज्या है, फर्मी, या इसी को हम लोग फेम्टो कहते हैं। और ये है 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर, और इसको हम लोग कहते हैं एक फर्मी या फेम्टो 10 टू द पावर कितना? माइनस 15। एक एंगस्ट्रॉम 10 टू द माइनस 10 मीटर परमाणु, एक फर्मी या फेम्टो 10 टू द माइनस 15 मीटर। और ये नाभिक की त्रिज्या है। ये किसकी त्रिज्या है दोस्त मेरे? ये नाभिक की त्रिज्या है। ये तेरा तुमको पूछेगा, इतना तो एकदम तुम याद रखो, एकदम पूछवे करेगा। जल्दी बताओ। कहते हैं 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10 टू द माइनस 6 मीटर, या 0.001 mm, एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10 टू द माइनस 10 मीटर, या परमाणु, एक फर्मी या फेम्टो बराबर 10 टू द माइनस 15 मीटर, या नाभिक। ये नाभिक की त्रिज्या है और ये परमाणु की त्रिज्या है। एक माइक्रोमीटर 10 टू द माइनस 6 मीटर 0.001 mm, 0.001 mm। कोशिका का आकार व्यक्त किया जाता है माइक्रोमीटर में। कोशिका जितना भी छोटा छोटा चीज है ना चला, उसका आकार व्यक्त किया जाता है माइक्रोमीटर में। उसका आकार व्यक्त किया जाता है माइक्रोमीटर में।
अगला प्रश्न जल्दी से लिख लो दोस्त मेरे, सिर्फ जो इंपॉर्टेंट है उसी को पढ़ेंगे हम लोग। कोशिकाओं में प्रवेश करने वाले एवं बाहर जाने वाले पदार्थ का नियंत्रण होता है कोशिका की झिल्ली से। कोशिका में कौन प्रवेश करेगा, कौन बाहर जाएगा, इसका जो नियंत्रण होता है वो किसके द्वारा होता है दोस्त मेरे, कोशिका झिल्ली के द्वारा होता है। अब बाकी तो सब जानता होगा गोल्जी उपकरण का काम क्या है, पदार्थों का आवागमन, अंतःप्रद्रवी जालिका, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें एक स्मूथ भाग एक रफ भाग होता है। रफ भाग जो होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, रफ भाग जो होता है उस पे राइबोसोम होता है, राइबोसोम होता है, राइबोसोम होता है, राइबोसोम होता है, जिसको हम लोग प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जानते हैं। स्मूथ भाग पर तो लिपिड होता है, तो कहते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का दो भाग, एक स्मूथ भाग एक रफ भाग। रफ भाग पर राइबोसोम होता है जिसको हम लोग प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। लाइसोसोम जो होता है वो आत्महत्या की थैली है, आपको भी पता होगा। लाइसोसोम आत्महत्या की क्या है, थैली है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के रफ भाग पर राइबोसोम पाया जाता है जो प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। अब बता, शरीर के वृद्धि के लिए कौन जिम्मेवार है, शरीर के, पढ़ाए थे हम, शरीर के वृद्धि के लिए कौन जिम्मेवार है, बता जल्दी से। प्रोटीन की विटामिन, प्रोटीन जिम्मेवार है कि विटामिन जिम्मेवार है, जल्दी बता आंसर क्या होगा। शरीर के वृद्धि के लिए जिम्मेवार है प्रोटीन की विटामिन, शरीर के वृद्धि के लिए जिम्मेवार है प्रोटीन की विटामिन, जल्दी बता, हम पढ़ाए भी थे। अरे एक गिलास पानी और लो। शरीर के वृद्धि के लिए कौन जिम्मेवार है, प्रोटीन की विटामिन। व्हाट इज द आंसर? अपना नंबर सेंड मी नौजान, आर्य चुट्टा, अमित कुमार, आर्य दुष्ट दानव। देखो कैसे ही अमित कुमार जी एकदम गंदे आदमी हैं आप। लड़की को कहता है अपना नंबर सेंड मेरी जान। अरे बाप रे बाप, रे चुट्टा, रे चुट्टा की किया, रे चुट्टा अपने पिताजी का नाम बुढ़ाया, रे चुट्टा। कहते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के रफ भाग पर राइबोसोम होता है जो प्रोटीन फैक्ट्री है। ये जो है दोस्त मेरे, ये प्रोटीन फैक्ट्री है, ये प्रोटीन फैक्ट्री है। और कहते हैं शरीर के वृद्धि के लिए कौन जिम्मेवार है, प्रोटीन। और रोग से लड़ने के लिए कौन जिम्मेवार है दोस्त मेरे, रोग से लड़ने के लिए, रोग से लड़ने के लिए कौन जिम्मेवार है, विटामिन। अब विटामिन में भी कौन सा, विटामिन सी। इसीलिए कोरोना के टाइम में विटामिन सी का टेबलेट दिया जाता था। फिर भाग गया क्या रे, रुक गया है, देखते हैं। नेट है कि नहीं? कहाँ चल रहा है? हेलो 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 हेलो। अरे भाई क्लास चल रहा है तो एक टाइप करो, क्लास चल रहा है तो एक टाइप कर दो जल्दी से, कल इसको ठीक करवाते हैं। अभी क्लास चल रहा है। हेलो 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 हेलो। देखो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये हम बोल दिए शरीर में वृद्धि के लिए प्रोटीन जरूरी है, इसलिए बच्चा सबको देखना कि दूध ज्यादा पिलाया जाता है। इसीलिए बच्चा सबको दोस्त मेरे दूध ज्यादा पिलाया जाता है। काहे दूध ज्यादा पिलाया जाता है, व्हाट इज द रीजन? इसलिए दूध ज्यादा पिलाया जाता है कि उसमें प्रोटीन होता है, प्रोटीन से उत्तक का निर्माण होता है, उत्तक से अंग का निर्माण होता है। उत्तक से किसका निर्माण होता है दोस्त मेरे, अंग का निर्माण होता है। राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। शरीर में वृद्धि के लिए प्रोटीन जरूरी है। और विटामिन रोग प्रतिरोधक क्षमता देता है आपको। हार्मोन उत्प्रेरक का काम करता है। शरीर में जो हार्मोन है, इसको एक अलग लाइन में लिख लीजिए आप, शरीर में जो हार्मोन है ये उत्प्रेरक का काम करता है। शरीर में जो हार्मोन है ये उत्प्रेरक का काम करता है। शरीर में जो हार्मोन है ये उत्प्रेरक का काम करता है। विटामिन रोग से लड़ने की क्षमता, प्रोटीन में वृद्धि के लिए जिम्मेवार है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के रफ भाग में राइबोसोम पाया जाता है। राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री के रूप में जाना जाता है। राइबोसोम की अगर हम बात करें, ये प्रोटीन फैक्ट्री है। कौन सा कोशिकांग पादप, जंतु, जीवाणु तीनों में होता है? कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली जो होता है दोस्त मेरे, पादप में भी होता है, जंतु में भी होता है, जीवाणु में भी होता है, तीनों में पाया जाता है। कोशिका झिल्ली जो है वो तीनों में पाया जाता है, पादप में भी, जंतु में भी और जीवाणु में भी, तीनों में पाया जाता है। कहते हैं किस जीव में स्पष्ट कोशिका भित्ति होती है लेकिन केंद्रक नहीं होता है, जीवाणु। अभी तुरंत पढ़ाए थे, केंद्रक नहीं होता है केकरा में, जीवाणु में।
केंद्रक जो होता है वो जीवाणु में नहीं होता है। अब बताओ अपघटक किसको कहते हैं? अपघटक जो है, पृथ्वी का अपघटक कौन है? एक ऑप्शन है तुम्हारा जीवाणु, एक ऑप्शन है तुम्हारा जीवाणु, हम पढ़ाई भी थे। दूसरा ऑप्शन है तुम्हारा कवक का, तीसरा ऑप्शन है विषाणु, विषाणु विषाणु, चौथा ऑप्शन है एक एंड दो बोथ। बताओ पृथ्वी का अपमार्जक किसको कहते हैं? जल्दी बता। अपघटक कहो, अपमार्जक कहो, जल्दी बता। न्यूमेरिकल जल्दी से बता दो, व्हाट इज आंसर? पृथ्वी का अपघटक किसको कहते हैं? जीवाणु को कि कवक को कि विषाणु को? किसको कहते हैं? पृथ्वी का अपघटक किसको कहा जाता है? पृथ्वी पर अपघटक बोलो या अपमार्जक, किसको कहा जाता है? जीवाणु को कि कवक को कि विषाणु को? जल्दी बता, व्हाट इज द आंसर? एक एंड दो इज द राइट आंसर। एक एंड दो इज द राइट आंसर। एक एंड दो इज द राइट आंसर। जीवाणु और कवक को कहा जाता है। और कवक और शैवाल मिला के जो है ना दोस्त मेरे, लाइकेन का निर्माण करता है। कवक और शैवाल, कवक और शैवाल ये मिला के लाइकेन का निर्माण करता है। और लाइकेन एक प्रदूषण सूचक है। लाइकेन जो है वो प्रदूषण सूचक है। जल्दी से लिख लो, लाइकेन प्रदूषण सूचक है। कौन कौन गैस के लिए? CO2 के लिए, CO2 के लिए और SO2 के लिए। ये प्रदूषण सूचक है कौन कौन गैस के लिए? तो CO2 के लिए, SO2 के लिए, दोनों के लिए प्रदूषण सूचक का काम करता है। कवक प्लस शैवाल लाइकेन है जो प्रदूषण सूचक के रूप में काम करता है, CO2 और SO2। अपघटक जीवाणु, कवक, विषाणु। कौन है अपघटक? एक एंड दो, जीवाणु और कवक। जीवाणु और कवक अपघटक है। कवक और शैवाल मिला के लाइकेन बनता है जो प्रदूषण सूचक है, और CO2 और SO2 गैस के लिए प्रदूषण सूचक का काम करता है। बताओ तो अल्कोहल सूचक कौन है? अल्कोहल सूचक है पोटेशियम डाइक्रोमेट। अल्कोहल सूचक की अगर हम बात करें, अल्कोहल सूचक है पोटेशियम डाइक्रोमेट। अल्कोहल सूचक की अगर हम बात करें, पोटेशियम डाइक्रोमेट। अल्कोहल सूचक की अगर हम बात करें तो पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है ये अल्कोहल सूचक है। अल्कोहल सूचक जो है ये पोटेशियम डाइक्रोमेट है। अल्कोहल सूचक कौन है दोस्त मेरे? पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्या कमेंट्स कर रहा है रे दोस्त? जय श्री राम। अच्छा, जय गुरुजी, जय श्री राम, जय गुरुजी। अरे दोस्त मेरे पढ़ाई पे ध्यान दे दें। PDF ऑलरेडी डाल दिया गया है रे भाई, PDF ऑलरेडी डाल दिया गया है। जल्दी बता, व्हाट इज द आंसर? क्या कह रहा है? अल्कोहल सूचक कौन है? अल्कोहल सूचक में दोस्त मेरे है पोटेशियम डाइक्रोमेट। अगर कह देगा प्रदूषण सूचक कौन है, तो प्रदूषण सूचक में लाइकेन है। लाइकेन किसका किसका मिश्रण है? कवक और शैवाल का। और CO2 SO2 का, CO2 SO2 गैस का सूचना लाइकेन दे देगा। लाइकेन ही दोनों से अभिक्रिया करके रंग बदल लेता है। अपघटक की अगर हम बात करें, जीवाणु और कवक की दोनों अपघटक है क्योंकि दोनों सड़ाने का काम करता है, इसलिए एक एंड दो बोथ हो जाएगा। अल्कोहल सूचक के रूप में हम लोग पोटेशियम डाइक्रोमेट, जो फुकवाता नहीं है कि अल्कोहल तुम पिया है कि नहीं है, तो क्या है? पोटेशियम डाइक्रोमेट है। अल्कोहल जो है वो पिया है कि नहीं है, वो क्या है? पोटेशियम डाइक्रोमेट है। इज द राइट आंसर। पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ अल्कोहल जब ये अभिक्रिया करेगा ना वो अपना रंग बदल देगा। पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ अल्कोहल जैसे ही अभिक्रिया करेगा वो अपना रंग बदल देगा। अगला, उत्तक समान कोशिकाओं का समूह है परंतु अंग में कोशिकाओं होता है। कोशिका होता है, कोशिकाओं नहीं। देखो उत्तक जो है, ध्यान देना, पहले होता क्या है? एमिनो एसिड। आपको पता है एमिनो अम्ल, एमिनो अम्ल से बनता है प्रोटीन, एमिनो अम्ल से बनता है प्रोटीन, प्रोटीन से बनता है उत्तक, उत्तक से बनता है अंग, अंग से बनता है शरीर, अंग से बनता है शरीर। उत्तक जो है ये समान होता है, उत्तक समान होता है। अंग जो है दोस्त मेरे, अंग जो है ये असमान होता है। उत्तक समान होता है, अंग और समान होता है। उत्तक समान होता है, अंग और समान होता है। उत्तक जो है ये क्या होता है दोस्त मेरे? समान होता है। अंग जो है वो असमान होता है। देखो एमिनो अम्ल की अगर हम बात करें, एमिनो अम्ल प्रोटीन से बना होता है, से बनता है प्रोटीन, प्रोटीन से उत्तक, उत्तक से अंग, अंग से शरीर। उत्तक जो है दिया हुआ है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, उत्तक समान होता है और अंग असमान होता है। दोस्त मेरे उत्तक समान होता है, अंग असमान होता है। अब बताओ गाजर में विटामिन ए होता है, पढ़ने की जरूरत नहीं है, सबको पता है, ये पढ़ने की जरूरत है। गाजर में मुख्यतः विटामिन ए होता है, नींबू में विटामिन सी होता है, ये पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, सबको पता है। पढ़ने की आवश्यकता तो दोस्त यहां है, अब वो सब बनाएगा, ये वो लोग बना पाएंगे जो लोग अच्छे से पढ़े हैं। तो दोस्त मेरे तभी उनका मेरिट बनेगा। यूनिवर्सिटी का एग्जाम नहीं है कि 5 में चारों लिखेंगे तो हम इंटर से ग्रेजुएशन में पहुंचिए जाएंगे। यहां तो दोस्त एक एक क्वेश्चन के लिए आपको लड़ना होगा।
अरे भैया रे भैया रे भैया, क्लास चले थे रे। हेलो 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 हेलो। देखो कहते हैं एमिनो अम्ल से प्रोटीन, प्रोटीन से उत्तक, उत्तक से अंग, अंग से शरीर। उत्तक समान होता है, अंग असमान होता है। उत्तक समान होता है और अंग जो होता है वो असमान होता है। उत्तक समान होता है और अंग जो होता है वो असमान होता है। उत्तक समान, अंग असमान। जल्दी बता। उत्तक जो है वो समान होता है और अंग जो होता है वो असमान होता है। हेलो 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 हेलो। चल रहा है रे। अच्छा, तुम अपना वाला में खोल के दिखाओ। एमिनो अम्ल से प्रोटीन, प्रोटीन से उत्तक, उत्तक से अंग, अंग से शरीर। उत्तक समान होता है, अंग असमान होता है। उत्तक जो है वो समान है, अंग जो है दोस्त मेरे वो असमान है। हाँ हाँ। अगला तो ई क्वेश्चन कर रहा है उत्तक समान कोशिकाओं का समूह है, एकदम सही है। लेकिन अंग जो है, अंग जो है वो असमान होता है। अंग कोशिका होता है भिन्न। अंग की जो कोशिकाएं होती है वो होती है बिल्कुल भी भिन्न। अगला अब कहता है मानव में निषेचन, मानव में निषेचन अंडवाहिनी में होता है। जो निषेचित अंडे का परिवर्धन कहां होता है? गर्भाशय में। देखो मानव में अगर हम बात करें तो निषेचित अंडवाहिनी में होता है। निषेचन जो होता है वो अंडवाहिनी में होता है और निषेचित अंडे का परिवर्धन गर्भाशय में होता है। देख लो चला, हमने आपको क्या कहा, दोनों बात अलग अलग है, इसीलिए हम चला इसको अलग से अपने बुक में भी 5th एडिशन में ऐड किए हैं। मानव में निषेचन अंडवाहिनी में होता है। निषेचन कहां होता है? अंडवाहिनी में होता है। और निषेचित अंडे का परिवर्धन कहां होता है? निषेचित अंडे का परिवर्धन कहां होता है? गर्भाशय में। मानव में निषेचन कहां होता है? अंडवाहिनी में। और निषेचित अंडे का परिवर्धन कहां होता है? गर्भाशय में। निषेचित अंडे का परिवर्धन कहां होता है दोस्त मेरे? गर्भाशय में। इज द राइट आंसर। हाइड्रा एवं ईस्ट जनन होता है कौन विधि द्वारा? मुकुलन द्वारा। एक चीज का और ध्यान रखना, ईस्ट जो है चलाई किण्वन विधि में प्रयोग किया जाता है। इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब C6H12O6 जब जाइमेज इंजाइम और ईस्ट की उपस्थिति में, जाइमेज इंजाइम और ईस्ट की उपस्थिति में यह बना देता है C6H5OH प्लस CO2 प्लस H2O। तो ये देख लो, इथाइल अल्कोहल बनाने की विधि है। इथाइल अल्कोहल बनाने की क्या है? ये विधि है। हाइड्रा एवं ईस्ट में जनन होता है किण्वन विधि द्वारा। C6H12O6 जब जाइमेज इंजाइम और ईस्ट की उपस्थिति में इथाइल अल्कोहल और CO2 प्लस H2O देता है। इथाइल अल्कोहल प्लस CO2 प्लस H2O देता है। इथाइल अल्कोहल को क्वेश्चन अगर कहेगा इथाइल अल्कोहल को किस विधि द्वारा बनाया जाता है, कहेंगे किण्वन विधि द्वारा। कहेगा किण्वन विधि में कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। कहेगा बताइए 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 सोडा में कौन सी गैस निकलती है? कहेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। सोडा से कौन सी गैस निकलती है? कहेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। किण्वन C6H12O6 जाइमेज या ईस्ट की उपस्थिति में C2H5OH प्लस CO2 प्लस H2O बनता है। तो इससे क्वेश्चन क्या क्या पूछेगा फिर देख लो। किण्वन से इथाइल अल्कोहल बनता है। किण्वन में कौन सी गैस निकलती है? CO2 गैस निकलती है। और हाइड्रा और ईस्ट तो 100 बार आप पढ़े होंगे, महाभिव्याय मुकुलन विधि द्वारा बनाया जाता है। मुकुलन विधि द्वारा इसका प्रजनन होता है। मुकुलन विधि द्वारा इसका क्या होता है दोस्त मेरे? प्रजनन होता है। अगला कहते हैं युग्मक निषेचन होकर युग्मनज बनाता है तो युग्मनज विकसित होकर भ्रूण बनाता है। देखो युग्मक जो है, युग्मक से क्या बनता है दोस्त मेरे? इसका ऑर्डर है, बढ़िया से देख लो। युग्मक से युग्मनज बनता है, युग्मक से युग्मनज बनता है और युग्मनज से भ्रूण बनता है। ये ऑर्डर है, इसको एकदम बढ़िया से देख लो। युग्मक और युग्मनज अलग अलग है। युग्मक से युग्मनज बनता है, युग्मनज से भ्रूण बनता है। युग्मक से युग्मनज बनता है, युग्मनज से क्या बनता है दोस्त मेरे? भ्रूण बनता है। युग्मक से युग्मनज बनता है, युग्मनज से क्या बनता है? भ्रूण बनता है। युग्मक से युग्मनज बनता है, युग्मनज से क्या बनता है दोस्त मेरे? भ्रूण बनता है। युग्मक से युग्मनज बनता है, युग्मनज से क्या बनता है दोस्त मेरे? भ्रूण बनता है। युग्मक से युग्मनज बनता है, युग्मनज से क्या बनता है दोस्त मेरे? भ्रूण बनता है। कहते हैं टेडपोल से मेढक में परिवर्तन कायांतरण कहलाता है। और कायांतरण के लिए आवश्यक तत्व कौन है? आयोडीन। ये हमेशा ध्यान रखना चला,
टेडपोल जो है, टेडपोल मेढक को जैसे कहते हैं चला लार्वा, लार्वा से प्यूपा, सुना है? टेडपोल से बनता है मेढक, टेडपोल से बनता है मेढक, और इसके लिए आवश्यक तत्व है आयोडीन। आयोडीन के बारे में कुछ चीजें हैं जो आप जान लीजिए। आयोडीन की अगर हम बात करें तो ये चमकीला होता है, आयोडीन चमकीला होता है। सबको पता है घेघार रोग के उपचार में इसका प्रयोग करते हैं, सबको पता है घेघार रोग के उपचार में इसका प्रयोग करते हैं। और ये लेमिनेरिया शैवाल से प्राप्त किया जाता है। ये दोस्त मेरे लेमिनेरिया शैवाल से प्राप्त किया जाता है, ये लेमिनेरिया शैवाल से प्राप्त किया जाता है, ये लेमिनेरिया शैवाल से प्राप्त किया जाता है। देख लो, कहता है टेडपोल, टेडपोल मेढक आयोडीन। आयोडीन की अगर हम बात करें, ये चमकीला होता है, घेघार रोग में इसका उपयोग करते हैं। लेमिनेरिया शैवाल से प्राप्त किया जाता है। किससे प्राप्त किया जाता है दोस्त मेरे? लेमिनेरिया शैवाल से। टेडपोल से मेढक बनता है। मेढक के लिए बनने के लिए क्या जरूरी है? आयोडीन। और आयोडीन कैसा होता है? चमकीला, घेघार रोग के उपचार में लेमिनेरिया शैवाल से प्राप्त होता है। और आयोडीन, एक चीज और ध्यान रखना दोस्त मेरे, ये जो हेलोजन है ना आपका, हेलोजन 6th A वाला जो तत्व है, 7th A वाला, 7th A का जो तत्व है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन, ये फ्लोरीन क्लोरीन गैस है। ब्रोमीन जो है ये द्रव है, और आयोडीन और एस्टेटीन जो है ये ठोस अवस्था में पाया जाता है। एकदम लिख लो बढ़िया से। फ्लोरीन नहीं याद रहे तो ब्रोमीन तो द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो पता है आपको पूछा था। हाइड्रोजन पारा द्रव अवस्था में, सबको पूछता है एकदम महाभिव्याय सब, लेकिन जानता है ब्रोमीन द्रव अवस्था में पाया जाता है, फ्लोरीन क्लोरीन गैस अवस्था में पाया जाता है। ना याद रहे तो आयोडीन हम लोग खाते हैं, वो ठोस में है, तो आयोडीन एस्टेटीन ठोस हो गया। क्लोरीन तो गैस ही है, तो फ्लोरीन क्लोरीन गैस हो गया। ब्रोमीन तो हम लोग जानबे करते हैं द्रव अवस्था में। धातु में एकमात्र पारा है जो द्रव अवस्था में, और धातु में एकमात्र ब्रोमीन है जो द्रव अवस्था में। सबको पता है, सबको पता है, सबको पता है। धातु में एकमात्र है दोस्त मेरे पारा, धातु में एकमात्र। सर आप जो, अच्छा आंसर की ठीक करके डाल दिया गया है दोस्त मेरे। करंट अफेयर्स का जो आंसर की गलत था, वो गलत अपलोड हो गया था, उसको डाल दिया गया है दोस्त मेरे। आप रीचेक कर लो, आपको आंसर जो सही करके डाल दिया गया है, सही करके आंसर डाल दिया गया। आप चेक नहीं करते हो दोस्त मेरे, आप टेलीग्राम पे जाओ, सर्च करो, आपको सही करके डाल दिया गया है। एक बार और हम अपलोड करवा देते हैं करंट अफेयर्स का सारा क्वेश्चन विथ राइट आंसर, एक बार और अपलोड करवा देंगे, एकदम टेंशन है। वैसे हम डलवा दिए हैं। फ्लोरीन और क्लोरीन गैस अवस्था में, ब्रोमीन द्रव अवस्था में, आयोडीन और एस्टेटीन कौन अवस्था में? ठोस अवस्था में पाया जाता है। आयोडीन और एस्टेटीन किस अवस्था में पाया जाता है दोस्त मेरे? ठोस। ना याद रहे तो क्लोरीन गैस है तो फ्लोरीन क्लोरीन गैस, ब्रोमीन तो द्रव ही है, आयोडीन हम लोग खाते हैं, ठोस अवस्था में पाया जाता है। जनन का वह प्रकार जिसमें केवल एक जीव भाग लेता है, अलैंगिक जनन। दोस्त मेरे जनन दो प्रकार का, एक लैंगिक एक अलैंगिक। अलैंगिक में इसमें एकल जीव भाग लेता है, अलैंगिक इसमें नर तथा मादा दोनों भाग लेता है। लैंगिक में नर और मादा दोनों भाग लेता है, अलैंगिक में केवल और केवल एक जीव या तो नर या तो मादा भाग लेता है। तो क्वेश्चन आपको पूछेगा जनन की वह प्रक्रिया जिसमें केवल एक जीव भाग लेता है, अलैंगिक। अब बताओ विविधता किसमें पाया जाता है? विविधता, विविधता किसमें पाया जाता है? पहला ऑप्शन है लैंगिक, पहला ऑप्शन है लैंगिक, लैंगिक में पहला ऑप्शन है लैंगिक में, और दूसरा ऑप्शन है अलैंगिक में। लैंगिक और अलैंगिक में बताओ विविधता किसमें? लैंगिक ही नहीं समझना कि लैंगिक लिंग द्वारा, अलैंगिक बिना लिंग द्वारा, ऐसा कुछ नहीं है, एक झोल है। लैंगिक में विविधता ये तुम समझ सकता है कि हम लोगों में लैंगिक जनन होता है, मनुष्य में स्तनधारी में लैंगिक जनन होता है। तो बताओ विविधता कहां पाया जाता है? नहीं लगता है उजला का बेटा काला, काला का बेटा गोरा, लंबू का बेटा छोटू, छोटू का बेटा लंबू, ऐसा जो पाया जाता है कहां? हम ही लोग में पाया जाता है, हम लोग में पाया जाता है। मतलब नहीं लगता काला भैंस का बच्चा भूरा हो जाता है, भूरा भैंस का बच्चा काला हो जाता है। ये जो लैंगिक विविधता, विविधता जो है, जैव विविधता पाया जाता है किसमें? बताओ लैंगिक में क्या अलैंगिक? अब इतना हिंट्स कर दिया, अब तो बता दो। 5th एडिशन का बुक 2 से 3 दिन में आ जाएगा। चला इस सप्ताह के लास्ट में या अगले सप्ताह सोम मंगल तक तो हर हाल में आ जाएगा। चला प्रेस का बात रहता है, 1-2 दिन लेट सेट हो जाता है। इस बार बुक को और स्मार्ट बना दी है। स्मार्ट मतलब जो चला हम 5 क्लास में पढ़ाते थे, अब 2 क्लास में पढ़ाएंगे और सॉलिड बच्चा को समझ में आएगा, उस हिसाब से 5th एडिशन को तैयार किए हैं।
कि एकदम इस बार बुक का फोकस मेन था एनसीईआरटी का एडिशन बहुत अच्छे तरीके से, स्मार्ट तरीके से, और बुक को स्मार्ट बनाना। स्मार्ट मतलब जो चैप्टर हम 5 दिन में पढ़ाते थे वो चैप्टर अब हम 2 दिन में पढ़ा सकते हैं और बच्चा को समझ में भी आ जाएगा और उसको याद भी रहेगा। विविधता की अगर हम बात करें, लैंगिक में सबसे अधिक विविधता पाई जाती है। सबसे अधिक विविधता कहां पाई जाती है दोस्त मेरे? लैंगिक में। तो आज की कार्रवाई हम लोग यहीं तक रखेंगे और आगे जो है हम लोग फिर यहां से कंटिन्यू करेंगे कल की कक्षा में। अभी आपका मैथ का क्लास होना है।